वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग जो है एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज कर रहे थे और उसमें चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन जो कि 11th क्लास एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक से है, तो उसमें आप पेज नंबर 194 ओपन कर सकते हैं बच्चों। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर विवेक तापड़िया और ये है चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट विद द आर्टिकल अर्थ सैटेलाइट, आर्टिकल 8.9। तो सैटेलाइट यानी उपग्रह, तो ये नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। चंद्रमा यानी मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। तो इनकी एनर्जी की बात करेंगे हम, टाइम पीरियड की, वेलोसिटी की, जिसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कहते हैं, और उसको लिंक करेंगे हम एस्केप वेलोसिटी के साथ इस आज के वीडियो में। सो अर्थ सैटेलाइट्स आर ऑब्जेक्ट्स। क्या एक स्पेसशिप से गिरी हुई चम्मच एक सैटेलाइट की तरह बिहेव कर सकती है? आंसर इज यस। क्या आपको पता है सबसे छोटा सैटेलाइट जो अभी तक लॉन्च किया गया है उसका साइज और उसका वजन कितना था? तो आप गूगल कर सकते हैं और जब आप उसका डेटा देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अर्थ सैटेलाइट are objects which revolve around the earth. Their motion is very similar to the motion of planets around the sun. तो सेम सिस्टम है, जो प्लैनेट सन का सिस्टम है या जो इलेक्ट्रॉन का जो एटॉमिक सिस्टम है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, बिल्कुल वैसा का वैसा ये सिस्टम सैटेलाइट और प्लैनेट का है। तो जो केपलर के लॉज हैं प्लैनेटरी मोशन के, वो हम प्रूव करके बताएंगे, यहाँ पे भी लागू होते हैं, आर इक्वली एप्लीकेबल टू देम। इन पर्टिकुलर देयर ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ आर सर्कुलर और इलिप्टिक। इन दो तरह के ऑर्बिट पाए जाते हैं जनरली। वैसे तो इलिप्टिकल होता है, पर इलिप्स में अगर एसेंट्रिसिटी the moon is the only natural satellite of the earth with a near circular orbit with a time period of approximately, ये बहुत काम का डेटा है बच्चों, ये सबको पता होना चाहिए कि जो टाइम पीरियड है मून का वो है 27.3 डेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, which is also roughly equal to the rotational period of the moon। उसके बराबर है rotational period of the moon about its own axis, लगभग उसके बराबर। Since 1957, advances in technology have enabled many countries, including India, to launch artificial Earth satellites for practical use in fields like, कहाँ कहाँ काम आ रहे हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट? टेलीकम्युनिकेशन में, जितने भी हम मोबाइल फोन पे बात करते हैं ये सब संभव हो पाया है बिकॉज ऑफ दीज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। जियोफिजिक्स में कहाँ पर क्रॉप्स यानी खेती किस तरह की है, किस तरह की नीड है वहां की जमीन को, कहाँ पानी मिलेगा वगैरह वगैरह, वो भी हम सैटेलाइट से उनकी तस्वीरों के जरिए पता लगा सकते हैं। मौसम संबंधी जानकारी एंड मीटरोलॉजी, जो कुछ भी नापना है मीटरोलॉजी उसी से रिलेटेड है, तो डायरेक्ट मेजरमेंट हम ले सकते हैं सैटेलाइट की मदद से। आतंकवादियों ने कहाँ पर अपने कैंप लगाए हैं, वो कैंप कहाँ शिफ्ट हुए, चीन के, पाकिस्तान के वगैरह वगैरह, तो हम सैटेलाइट से ही पता लगा लेते हैं, वहां जाकर देखने की जरूरत हमें नहीं है। तो सैटेलाइट के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट डिटेल जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हम तैयार करेंगे इससे रिलेटेड, वो ये है बच्चों, फिजिक्स की ही दो टर्म्स हैं, दो ब्रांच हैं फिजिक्स की। पहली है क्रायोजेनिक्स, क्रायोजेनिक्स, एंड द अदर वन इज, स्पेलिंग में चेक कर लेता हूं क्रायो की, क्रायोजेनिक्स, और दूसरी है बच्चों पायरोमीट्री, जस्ट इसकी रिवर्स।
तो स्पेलिंग जो है इसमें ए नहीं आएगा, यहाँ पर जो मैंने ए लगा दिया है, सीधे CRY, cryogenics, and the second one is pyrometry. अपोजिट कैसे है इस सेंस में समझिए कि जो पायरोमीटर्स होते हैं ये बहुत ही हाई टेम्परेचर मेजरमेंट के काम आते हैं। भट्टे वगैरह का टेम्परेचर जहां पे हम मेटल्स को गला रहे हैं, पिघला रहे हैं, धातु को, तो पायरोमीटर्स के थ्रू नापा जाता है। और क्रायोजेनिक्स वेरी वेरी लो टेम्परेचर मेजरमेंट से रिलेटेड ब्रांच है। लो टेम्परेचर मेजरमेंट एज वेल एज मेंटेनेंस ऑफ वेरी लो टेम्परेचर। आप जानते हैं कि दाब बढ़ाकर यानी प्रेशर इंक्रीज करके और ताप घटाकर यानी टेम्परेचर को कम करके हम किसी गैस को लिक्विफाई करते हैं और फिर लिक्विड से उसको सॉलिड की फॉर्म में भी बदल सकते हैं। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी की। तो बच्चों बात उस समय की, सैटेलाइट की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ जिक्र आ रहा था 1957 से हमारा जो स्पेस प्रोग्राम चालू हुआ। आज हम जो है टॉप मोस्ट कंट्रीज में है जो सैटेलाइट लॉन्च कर रही हैं, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में अग्रणी हैं, यानी बहुत आगे निकल आई हैं। शुरू में जब सैटेलाइट प्रोग्राम लॉन्च हुआ और उसके बाद सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए पहले तो रॉकेट में फ्यूल लिक्विड फॉर्म में हुआ करता था, गैसेस लिक्विफाइड फॉर्म में होती थी, क्योंकि कम जगह घेरेंगी, गैसियस फॉर्म में ज्यादा जगह घेरेंगी। आप जानते हैं गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, लिक्विड का वॉल्यूम उससे कम होता है, और सॉलिड का वॉल्यूम और भी कम होता है। तो ज्यादा दूर तक, ज्यादा हायर ऑर्बिट में सैटेलाइट को सेट करने के लिए ज्यादा फ्यूल की जरूरत, ज्यादा बड़े सैटेलाइट को भेजने के लिए ज्यादा फ्यूल की जरूरत ऑब्वियसली। तो क्रायोजेनिक इंजन बनाया गया। क्रायोजेनिक इंजन में क्या होता है, रॉकेट का वो इंजन, रॉकेट लेकर जाता है सैटेलाइट को, आपको पता है बहुखंडीय रॉकेट होता है, मल्टी स्टेज रॉकेट। अलग अलग खंड, अलग अलग दूरी के बाद वो अलग होकर गिरते जाते हैं, उसका वजन कम होता जाता है, फिर वो आगे जाता है और फाइनली ऑर्बिट में पहुंचकर सैटेलाइट को वहां पर छोड़ देता है। सैटेलाइट वहां पर छूटने के बाद उसको सर्टेन वेलोसिटी दी जाती है, उस ऑर्बिट की ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर, और फिर सैटेलाइट उस ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगता है। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट की कहानी। तो रॉकेट का जो फ्यूल है अगर वो सॉलिड फॉर्म में होगा तो बहुत कम जगह घेरेगा। उसको सॉलिडिफाई करने के लिए हमें क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी चाहिए थी। बात उस समय की है जब राजीव गांधी, श्री राजीव गांधी भारत देश के प्रधानमंत्री थे। तो ये टेक्नोलॉजी क्रायोजेनिक इंजन जो है वो अमेरिका के पास था सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, रशिया के पास भी था, भारत के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो अब राजीव गांधी ने ये स्टेप लिया कि वो रशिया, रशिया उस समय भारत का मित्र देश था, अभी भी है, तो वो गए रशिया और टेक्नोलॉजी वहां से उन्होंने मांगी कि हमें ये टेक्नोलॉजी दो जिससे हम अपने सैटेलाइट लॉन्च कर पाए, रॉकेट बना पाए क्रायोजेनिक इंजन वाले। तो बीच में अमेरिका ने टांग अड़ाई। अमेरिका दुश्मन माना जाता रहा था उस समय तक, अभी थोड़ी दोस्ती दिखा रहा है। तो अमेरिका ने बीच में टांग अड़ाई कि रशिया को धमका दिया कि तुम भारत को ये तकनीक, ये टेक्नोलॉजी नहीं दोगे, अगर तुमने दी तो हमारा जो व्यापार विनिमय है, यानी जो भी कमर्शियल ट्रेड चल रहा है, वो बंद कर देंगे हम। तो रशिया डर गया और उसने भारत को ये टेक्नोलॉजी नहीं दी। तो राजीव गांधी अपना समूह लेकर वापस भारत लौट आए। तो भारत के वैज्ञानिकों ने उनको सांत्वना दी, उनको बोला कि आप चिंता मत कीजिए, हम जो है खुद ये तकनीक डेवलप करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके। और जल्दी ही भारत के वैज्ञानिकों ने, महान वैज्ञानिकों ने क्रायोजेनिक इंजन बना डाला। और उसके बाद तो हमारे स्पेस प्रोग्राम को मानो पंख लग गए। आज स्थिति यह है कि ना केवल हम अपने जो सैटेलाइट हैं उनको लॉन्च कर रहे हैं, बल्कि हमारे अड़ोस पड़ोस के जो देश हैं उनके सैटेलाइट्स को भी हम लॉन्च कर रहे हैं, और उसके लिए हमें पैसा मिलता है, विदेशी मुद्रा, फॉरेन करेंसी मिलती है और हमें फायदा होता है। तो भारत का स्पेस प्रोग्राम आज बहुत ही प्रॉफिट में है और बहुत आगे चल रहा है।
55 से भी ज्यादा सैटेलाइट हमारे इस समय पर अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, मोर देन 55। ये पुराना डेटा है, उसके बाद और भी हैं बहुत से सैटेलाइट। कुछ उसमें जियो स्टेशनरी हैं जो कम्युनिकेशन में काम आते हैं। कम्युनिकेशन में काम आने वाले सैटेलाइट जियो स्टेशनरी होते हैं, यानी अर्थ से देखने पर हमेशा एक ही जगह दिखेंगे, जैसे ध्रुव तारा एक ही जगह दिखता है, पोलर स्टार या पोल स्टार एक जगह दिखता है। और कुछ जो है पोलर सैटेलाइट हैं जो जासूसी में भी काम आते हैं और बाकी मौसम संबंधी जानकारी वगैरह वगैरह फोटो खींचकर वहां से भेजते हैं, हाई रेजोल्यूशन फोटो। तो ये क्रायोजेनिक वर्ड मैं समझता हूं अब आपकी वोकेबलरी में शामिल हो गया है। जब भी रेफरेंस आएगा, क्योंकि मैंने स्टोरी जोड़ दी है उसके साथ जो कि रियल स्टोरी है, तो अब आप इसको भूलेंगे नहीं। तो क्रायोजेनिक एंड पायरोमेट्री ये दो नए शब्द आज के लेक्चर से आपके वोकेबलरी में अगर नहीं थे तो शामिल हो गए हैं। ओके, आगे चलते हैं। वी विल कंसिडर ए सैटेलाइट, थोड़ी सी न्यूमेरिकल डिटेल है। मान लीजिए एक सैटेलाइट है इन ए सर्कुलर ऑर्बिट जिसकी डिस्टेंस है r+h। मैं शुरू से ही आपको बताता आया हूं कि एक्चुअल में हर जगह आप जहां देखेंगे r+h और r में नीचे लगा हुआ है e, इसका मतलब अर्थ से रिलेटेड है। और इसको सिंपली माइंड में आप पिक्चर बिठा लीजिए स्मॉल r की फॉर्म में। तो ये अगर हमारी पृथ्वी है तो इसके केंद्र से, सेंटर से ये दूरी है आर ई, जिसको मैं सिंपली कैपिटल आर लिख रहा हूं। और इसकी सरफेस से अगर h ऊंचाई पर ये ऑब्जेक्ट है, हो सकता है सैटेलाइट और ये चक्कर लगा रहा हो, इट इज क्वाइट पॉसिबल। तो h ऊंचाई पर अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये जो r+h है, टोटल दिस लेंथ, इसको हम दिखा रहे हैं स्मॉल r से। कई बार मैं इसको स्मॉल r बोल दूंगा यहाँ पे, जहां पे r+h है। So we will consider a satellite in a circular orbit distance from r+h, center of earth से distance लिया। If m is the mass of the satellite and v is its speed, इसका mass है m और ये v speed से घूम रहा है, suppose speed is v। The centripetal force required for this orbit, circular orbit हमने माना है, तो circular motion के लिए आप जानते हैं centripetal force तो चाहिए चाहिए। तो हो गया mv² by small r, यानी r+h, directed towards the center, वो उधर काम करे। This centripetal force is provided by, मिलेगा कहां से centripetal force? Centripetal force मिलेगा gravitational attraction से। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन वाले मॉडल की बात करूं, एटॉमिक मॉडल की, तो सेंटर में न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगाता है, Q1Q2/r², और वो प्रोवाइड करता है उसको इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए सेंट्रिपिटल, रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स विच इज mv²/r। So F gravitation is this much, gmm upon r+h का होल स्क्वायर, यानी स्मॉल r स्क्वायर, ऐसा मैं कह सकता हूँ। यहाँ पर कैपिटल M सबस्क्रिप्ट E जो है वो अर्थ का मास है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं दोनों इक्वेशन को और यहां से V की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये जो V आया, कुछ क्वांटिटीज कट गए दोनों साइड, जैसे m छोटा m जो था कट गया, यानी सैटेलाइट के मास पर उसकी वेलोसिटी डिपेंड नहीं कर रही है। सैटेलाइट का मास ज्यादा हो कम हो, सैटेलाइट छोटा हो बड़ा हो, वेलोसिटी इज एसोसिएटेड विद एक्चुअली द ऑर्बिट। जो हम एक्सप्रेशन देख रहे हैं ना यहाँ पर, v = मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ gm/r, स्मॉल r। तो वेलोसिटी बेसिकली किस पर डिपेंड कर रही है? इट डिपेंड्स ऑन स्मॉल r ओनली, ऑर्बिटल रेडियस। तो अलग अलग ऑर्बिट की अलग अलग वेलोसिटी होती है। अगर इसको आप लिंक करके देखें एटॉमिक मॉडल से, तो बोर ने जो थ्योरी दी थी, बोर की थ्योरी का सेकंड पोस्टुलेट क्या था कि इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट फिक्स्ड है, तो इलेक्ट्रॉन सर्टेन उन्हीं ऑर्बिट्स में रह सकते हैं जिसमें उनका एंगुलर मोमेंटम यानी mvr कितना होगा, h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, h/2 होगा, 2h/2, 3h/2 एंड सो ऑन। तो वैसे यहाँ पर भी बच्चों ऑर्बिट की वेलोसिटी फिक्स है। Thus v decreases as h increases, जैसे जैसे h बढ़ेगा स्मॉल r बढ़ेगा, स्मॉल r बढ़ेगा तो v घटेगा। और अगर h को 0 कर दें, यानी अर्थ की सरफेस पर आ जाएं, अर्थ की सरफेस पर आ जाएं, तो ये स्मॉल r हो जाएगा कैपिटल R। फिर हम जानते हैं √gm/r, हमें पता है बहुत जगह पर ऐसा हमें करना होगा, gm को लिखेंगे छोटा gr², और जो जैसे gm को छोटा gr² लिखा, नीचे भी कैपिटल R है,
एक आर कट गया तो बाकी क्या बचा, वी स्क्वायर इक्वल टू जी आर, यानी वी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी आर, जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से एक रिलेशन निकल के आया, इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर मैं बोल रहा हूँ, इट इज अंडर रूट ऑफ जी आर, जहाँ पे कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ, और साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड जो होती है, जो हमने कैलकुलेट की थी, वो थी अंडर रूट ऑफ टू जी आर, यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी की रूट टू टाइम्स। तो कंपटीशन में क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, अगर कोई सैटेलाइट घूम रहा है, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी को रूट टू टाइम्स यानी 1.414 इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करूं अगर मैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 141। तो कितनी बढ़ा दी जाए, वन तो है ही सही, 0.414, 41.4% बढ़ा दी जाए, ये बोले 42% बढ़ा दी जाए, रफली 42% या 41.4% बढ़ा दी जाए, तो एस्केप कर जाएगा, वो अपना ऑर्बिट छोड़ के इनफिनिटी पे चले जाएगा। इन एवरी ऑर्बिट द सैटेलाइट ट्रैवर्सेस ए डिस्टेंस। अब हम क्या टाइम पीरियड का रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, तो वो कितनी दूरी तय कर रहा है, तो एक चक्कर लगा रहा है 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस के बराबर, स्पीड v से, तो उसका टाइम पीरियड हो गया t इक्वल टू सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर अपॉन v, आर ई प्लस एच को मैं स्मॉल आर कह रहा हूँ। और यहां हम क्या करते हैं, v की वैल्यू डाल देते हैं जो अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर थी, तो अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर से ये पावर 1 तो ये है ही सही, और अंडर रूट में पावर 1 प्लस हाफ, ये बन गया 3/2 ऊपर जाकर, 1 प्लस हाफ इज 3/2। जिनको नहीं समझ में आ रहा हो ये स्टेप, तो लिख कर देखेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी। ऑन सब्सटीट्यूशन ऑफ वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन 8.35, अब क्या करते हैं, हम स्क्वायर कर देते हैं। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि केपलर के लॉ यहाँ पे लागू हैं, काम कर रहे हैं। तो दोनों साइड हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने पर जो क्वांटिटी आई उसमें देखा जाए तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम वो कांस्टेंट है, क्योंकि कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ फिक्स है ही सही, 4 पाई स्क्वायर फिक्स है ही सही। तो इस कांस्टेंट को अगर मैं नाम दे दूं, स्मॉल के से दिखाऊं, तो मैं लिख सकता हूं टी स्क्वायर इक्वल टू के टाइम्स आर प्लस एच का होल क्यूब, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब, जहां पे स्मॉल आर है आर प्लस एच, क्योंकि के तो कांस्टेंट है। तो यही तो केपलर का थर्ड लॉ है, विच इज केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स, जिसको हम लॉ ऑफ पीरियड्स भी कहते हैं, एज अप्लाइड टू मोशन ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ। फॉर अ सैटेलाइट वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, यानी एच जिसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू आर, तो ऐसे सैटेलाइट के लिए टाइम पीरियड जो होगा वो कितना हो जाएगा, उसको अगर हम t0 से दिखाएं, तो सिंपली ऊपर वाले एक्सप्रेशन में r प्लस एच की जगह r रह जाएगा, और ये टाइम पीरियड आएगा 2 r/g, और इसमें वैल्यूज रख सकते हैं हम, r की 6400 किलोमीटर और g की 9.8, और यहाँ से कैलकुलेशन जब करते हैं तो ये टाइम पीरियड 85 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली आता है। एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं, जो मुझे डेटा याद है बच्चों, 84.6 मिनट। तो सैटेलाइट वेरी नियर टू अर्थ सरफेस, उसका टाइम पीरियड वो एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा 84.6 मिनट में, उसका एक चक्कर पूरा हो जाएगा। हम जानते हैं पृथ्वी घूमती है 24 घंटे में, 24 आवर्स में एक स्पिन, एक राउंड कंप्लीट करती है अपने एक्सिस पर। ये सैटेलाइट उतने टाइम में कितने बार घूम जाएगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, डिवाइड करके 24 आवर को 84.6 मिनट से, और दोनों यूनिट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, दोनों को मिनट में या दोनों को आवर में। अब समझने की बात यहाँ पर यह है कि जब हम एसएचएम पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो वहां आप देखेंगे कि अगर कोई पेंडुलम है जो जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, तो मैक्सिमम कितनी लंबाई हो सकती है अर्थ पे, जो पेंडुलम है रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो सकती है। तो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर लंबाई का पेंडुलम है, तो आप जानते हैं टाइम पीरियड जो है, बहुत से बच्चे जानते हैं इस फॉर्मूले से फैमिलियर है, 2 होता है। अब अगर एल की जगह मैं क्या लिखूंगा, आर लिख दूंगा, रेडियस ऑफ अर्थ, तो सेम एक्सप्रेशन यही मिलने वाला है हमको जो इधर आपने देखा। तो उसका टाइम पीरियड भी क्या होता है, 84.6 मिनट। तो अगर कोई पेंडुलम बहुत बड़ा है, बहुत लंबा लंबाई में, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, तो उसका टाइम पीरियड 84.6 मिनट होता है। इसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल 8.5, द प्लैनेट मार्स, मंगल ग्रह पे पहुंच जाओ। परसों क्या हुआ बच्चों, जो मैंने वीडियो डाला, कोइंसिडेंस था कि साइमल्टेनियसली
संदीप महेश्वरी जी, उनका वीडियो आया कि संदीप महेश्वरी मार्स पर, वो एक्चुअल में जो गलत खबर उनके बारे में छाप दी गई थी उसका खंडन था। तो मुझे नहीं पता था, वो वीडियो तब तक अपलोड मैं बना चुका था, और थंबनेल जो है उसमें मार्स वाली लगी हुई है, जिसमें मैं मार्स पर देख रहा हूँ। नासा की साइट पे आप जाएंगे तो वहां पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप अपने फोटो को वहां रिप्लेस कर सकते हैं बैकग्राउंड के साथ। सो प्लेनेट मार्स हैज टू मून्स, दो हैं, फोबोस एंड डेमोस। फोबोस हैज पीरियड ऑफ 7 आवर 39 मिनट्स, 7 घंटे 39 मिनट में वो चक्कर पूरा करता है, किसका, मार्स का, मंगल ग्रह। एंड एन ऑर्बिटल रेडियस उसकी जो है वो है 9.4 इंटू 10 3 किलोमीटर। तो कंपेयर कर सकते हैं चाहे तो आप मून की ऑर्बिटल रेडियस से, बहुत कम है उससे। कैलकुलेट द मास ऑफ मार्स, इसके बेसिस पे हमें मार्स का मास निकालना है। और सेकंड पार्ट जो है, अज्यूम दैट, ये मानते हुए अर्थ एंड मार्स मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द सन। आप देखेंगे ये हर जगह अजम्पशन लगा रहेगा सर्कुलर ऑर्बिट्स वाला, इससे चीजें आसान हो जाएगी और कुछ फॉर्मूले हम यूज कर पाएंगे। अदरवाइज एक्चुअल ऑर्बिट इलिप्टिकल अगर लें तो ये कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है, और यही सवाल एमएससी लेवल यानी मास्टर डिग्री के लेवल पर चले जाता है। अराउंड द सन with the Martian orbit being 1.52 times the orbital radius of Earth। तो दोनों की ऑर्बिटल रेडियस में आपको रिलेशन दिया हुआ है कि मार्शियन ऑर्बिटल रेडियस 1.52 टाइम्स है, तो मार्स जो है लगभग 1.5 गुना ज्यादा दूर है, यानी 1.5 गुना दूर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मार्शियन ईयर? तो नेचुरल है 365 डेज से ज्यादा होगा या कम होगा, ये आपको समझना है, सोचना है, लिंक करके अपनी मेमोरी में स्टोर करना है। तो हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। दो तरीके से भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर निकालना है। हमने क्या किया, जो प्लैनेट सन सिस्टम था उसको प्लैनेट सैटेलाइट सिस्टम से रिप्लेस किया। तो सन के मास को रिप्लेस किया मार्स के मास से। तो टाइम पीरियड का स्क्वायर आता है 4 पाई स्क्वायर अपॉन GM, जो कि कांस्टेंट था, टाइम्स आर क्यूब। अब इसमें वैल्यू रख देंगे हमें। तो मार्स का मास चाहिए तो m सबस्क्रिप्ट m, यानी मार्स के मास को मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी क्वांटिटीज को मैं राइट हैंड साइड में ले गया, जो वैल्यूज मेरे पास हैं ऑलरेडी। 4 पाई स्क्वायर है 3.14 का स्क्वायर, आप चाहें तो पाई स्क्वायर को g से रिप्लेस कर सकते हैं, 9.8 ही होता है अप्रोक्सीमेटली, इनटू r का क्यूब, ये r आपको दिया हुआ था 9.4 का क्यूब और 10 पावर, वो किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा हमको। तो 6 का क्यूब करेंगे तो 10 पावर 18 आ जाएगा, वैसे 3 किलोमीटर में था तो 3 से 3 और ऐड होकर मीटर बदलेगा, है ना, ऐसा ही में रखेंगे। जी की वैल्यू डाली, फिर टाइम पीरियड उसकी वैल्यू डाली। टाइम पीरियड को पहले हमने किस में बदला, सेकंड में, ऐसा यूनिट, क्योंकि ये मिनट में था। सो व्हाट वी गेट, मास ऑफ द मार्स एज 6.48 इंटू 10 पावर 23 kg। डेटाबेस से चेक कीजिए आपके माइंड में जो है, क्या ये अर्थ के मास से ज्यादा है या कम है। क्या आपको अर्थ का मास पता है? हमारी पृथ्वी कितनी भारी है हमारी पृथ्वी? 6.4 इंटू 10 पावर 24 kg, तो लगभग 10 गुना कम है। ठीक है, 10 पावर 24 हमारी पृथ्वी का मास है, इसका 10 की पावर 24 है, 6.4 डेटा कॉमन है। वंस अगेन कैप्लर्स थर्ड लॉ कम्स टू आवर एड। सेकेंड पार्ट के लिए हम कैप्लर्स लॉ की मदद लेते हैं फिर से। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब, तो हमें पता है ये आर का रेशियो होल क्यूब कर देंगे हम, कि मार्शियन ऑर्बिट जो है 1.52 टाइम्स है, तो 1.52 रेज़ टू पावर 3/2 हो गया, क्योंकि यहाँ से जो स्क्वायर था उस हटाया तो हमने इधर जाएगा। और अभी अर्थ का टाइम पीरियड हमें पता है वो 365 डेज है, तो आप सीधे सीधे देखेंगे 684 डेज, जो प्लैनेट जितना दूर सन से उसका एक साल, एक चक्कर मतलब एक साल, अपने एक्सिस पर एक चक्कर मतलब एक दिन, तो एक साल 684 दिन का होता है। We note that orbits of all planets except Mercury, Mars and Pluto are very close to being circular. फॉर एग्जाम्पल अगर रेशियो निकाला जाए सेमी माइनर टू सेमी मेजर एक्सिस, थोड़ी देर पहले मैं यही बात आपको बता रहा था, तो हमारी पृथ्वी के लिए B/A आता है 0.99986। अगर ये एग्जैक्ट 1 हो जाता तो हम बोलते सर्कुलर, क्योंकि B = A हो जाता। किस में?
बनाकर बता देता हूँ बच्चों में आपको हम किसकी बात कर रहे हैं। सर्किल और इलिप्स में डिफरेंस क्या है? इलिप्स में दो फोकस होते हैं, हियर फोकस 1 फोकस 2, और अगर मैं एक पूरी लाइन खींचूं जो कि इन दोनों फोकस से होकर जा रही है, तो बच्चों इसको कहते हैं मेजर एक्सिस, और इसका जो आधा है सेंटर से लेकर यहां तक की दूरी, इसको कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और इसको हम दिखाते हैं स्मॉल ए से। जबकि इसके परपेंडिकुलर ये जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं माइनर एक्सिस, जो छोटा वाला एक्सिस है उसको कहते हैं माइनर एक्सिस, और इसका जो आधा है उस दूरी को हम बोलते हैं सेमी minor axis. So this distance B is called semi minor axis and this distance A is called semi major axis. और अगर इसका रेशियो लिया जाए B upon A तो इसको बोलते हैं एसेंट्रिसिटी, स्मॉल ई से दिखाते हैं एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, ऐसा हम इसको कह सकते हैं। तो अगर ये एसेंट्रिसिटी 1 हो जाए, इक्वल टू 1 मींस B इक्वल टू A हो जाए, तो ये इलिप्स नहीं रहेगा, अब ये बन जाएगा सर्कल, बिकॉज जो B है वही A है, which is radius of the circle। मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। सो नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं हम, एग्जांपल 8.6, वेइंग द अर्थ, अर्थ को तोलना है, तो पृथ्वी को तोलेंगे। यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा, आपको g की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है, रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है 6.37 इंटू 10⁶ मीटर, और डिस्टेंस जो है मून से वो दिया हुआ 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, एंड द टाइम पीरियड ऑफ द मून्स रिवोल्यूशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा 27.3 डेज। ये सब डेटा आपको दिया हुआ है, उसके बेसिस पे आपको अर्थ का मास निकालना है, और दो अलग अलग तरीके से निकालना है। इससे क्या फायदा होता है दो अलग अलग तरीके से निकालने से? वेरिफिकेशन हो जाता है। पहले तरीके से जो रिजल्ट आ रहा है, अगर दूसरे तरीके से भी रिजल्ट एग्जैक्टली उतना ही आ जाए या उसके आसपास आ जाए, तो ये श्योरिटी हो जाती है बोथ द मेथड्स आर करेक्ट। तो इक्वेशन 8.12 अगर मैं लगाता हूं, m इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर अपॉन जी, कौन सी इक्वेशन है? वही है स्मॉल g इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। उसको m e के लिए कन्वर्ट करके हमने लगाया, वैल्यू रख देते हैं। हमें पता है स्मॉल g की वैल्यू हमको दी हुई 9.81, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 की जगह एग्जैक्ट दिया 6.37 इंटू 10⁶, उसको रखा, और नीचे कैपिटल G की वैल्यू, तो हमें इससे मिलता है 5.97 इंटू 10⁻24 kg। तो जैसा भी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था 6.4 अर्थ का मास, वो जो न्यूमेरिकल से ही हम सीख लेते हैं, ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का जो डेटा है वो एक्चुअल होता है, ठीक है। तो अलग से थ्योरी में पढ़कर फिर तैयार करने की जरूरत नहीं होती, न्यूमेरिकल को कॉन्शियसली अवेयरनेस के साथ अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको ये एक्चुअल डेटा मिलता है। तो आपने देखा मार्स जो है वो, इसका मास इससे कम है, वो 10 की पावर 23 के ऑर्डर का है, ये लास्ट क्वेश्चन में ये रहा 6.48 10 पावर 23 kg, जबकि अर्थ का मास 10 पावर 24 kg के ऑर्डर का है। द मून इज ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, पता है हमको। फ्रॉम द डेरिवेशन ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ, अगर उस तरीके से निकालें इसी मास को, यानी टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय जी, ये तो क्या है कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम, दिस इज कांस्टेंट, एंड टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो अब इसमें वैल्यूज डालते हैं हम, एम ए की टर्म्स में हमने कन्वर्ट किया इसको, तो 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब ऐसा का ऐसा, टी स्क्वायर नीचे चले गया, 4 पाई की वैल्यू, पाई का स्क्वायर है, हम चाहे तो 9.8 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, उसकी जगह स्मॉल जी लिखा जा सकता है, एंड देन 3.84 का होल क्यूब इंटू 10⁻24। ये क्या चीज है? तो ये मून की रेडियस है, यानी मून की ऑर्बिटल रेडियस 3.84 इंटू 10⁻, अब 24 क्यों आ गया, 10⁻6 था, तो 10⁻6 था। तो अभी थोड़ी देर पहले आपसे मैं बात कर रहा था कि ये जो मार्स के चंद्रमा है वो ज्यादा दूर है, ये पृथ्वी का चंद्रमा ज्यादा दूर है। तो पृथ्वी का चंद्रमा कितनी दूर है? 3.84 इंटू 10⁻6 मीटर। मार्स का चंद्रमा कितनी दूर है? 9.4 इंटू, ये किलोमीटर में है, इसको मीटर बदलूंगा तो 10⁻6, तो 9.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ये मार्स का चंद्रमा उसकी दूरी है 9.4 इंटू 10⁻6, और पृथ्वी के चंद्रमा की 3.84 इंटू 10⁻6 मीटर। तो हमारा चंद्रमा पास में है, मार्स का चंद्रमा थोड़ा दूर है, इस डेटा से हमें पता चलता है।
अच्छा, कैपिटल जी की वैल्यू हमने रखी, फिर टाइम पीरियड जो है उसको बदला हमने, 27.3 डेज में है। जब भी न्यूमेरिकल में रखेंगे तो सेकंड में रखेंगे, ऐसे यूनिट में तो इंटू 24 ये आ गया घंटों में, इंटू 60 मिनट में, फिर इंटू 60 तो सेकंड। अब ये थोड़ी कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर की मदद आप ले सकते हैं। तो फाइनल आंसर आता है 6.02 10 पावर 24 केजी। अब हम देख रहे हैं ये 6.02 है और यहाँ 5.97 है, ऑलमोस्ट सेम है। बाकी तो 10 की पावर 24 तो दोनों जगह सेम आ ही रहा है। बोथ मेथड्स yields almost the same answer, the difference between them being less than 1%, इसलिए दोनों सही हैं। तो वेरिफिकेशन होता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8.7, एक्सप्रेस द कांस्टेंट स्मॉल k ऑफ इक्वेशन 8.38। वो जो कांस्टेंट जिसकी हम बात कर रहे थे 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएम, तो उसको एक्सप्रेस करना है हमें डेज एंड किलोमीटर्स, यूनिट चेंज करनी है। आपको दिया हुआ है k is 10 पावर माइनस 13 सेकेंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब। ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्या है, सेकेंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब, ये समझना है। तो इसको आपको डेज में और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, कर सकते हैं, बाकी सॉल्यूशन तो दिया हुआ है ही सही। तो 10 की पावर माइनस 13 सेकंड है, ये सेकंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब, ऐसे भी लिख सकता हूं। तो अभी क्या करना रहेगा, ये जो सेकंड है उसको बदला, कैसे, दिन में बदलना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। 60 से डिवाइड करेंगे मिनट में बदला, फिर 60 से डिवाइड करेंगे घंटे में बदला, फिर 24 से डिवाइड करेंगे दिन में बदला। तो यहाँ यूनिट आ गई डी से, यानी डे। स्क्वायर करेंगे तो डे का स्क्वायर आ रहा है, और नीचे जो मीटर क्यूब है उसको किलोमीटर क्यूब में बदलना है। तो मीटर को डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, और फिर क्यूब है इसलिए 1000 का क्यूब। अब यहाँ 10 की पावर को आपको अच्छे से डील करना सीखना होगा, नहीं तो एक गलती होते ही 10 की पावर में मिस्टेक हो सकती है। यहाँ पे 1.33 इंटू 10 पावर 14 डे स्क्वायर पर किलोमीटर क्यूब, ये आंसर आता है हमारे पास। यूजिंग इक्वेशन 8.38 एंड द गिवन वैल्यू ऑफ k, द टाइम पीरियड ऑफ द मून इज, यहाँ से रिवर्स हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। k की वैल्यू हमें मिल गई, टी स्क्वायर इक्वल टू, आप जानते हैं k टाइम्स आर क्यूब, तो ये k की वैल्यू हमने रखी और ये है r का क्यूब। So again 27.3 days, units का ध्यान थोड़ा सा रखना होगा। Note that equation 8.38 also holds for elliptical orbit if we replace RE plus H by the semi-major axis of the ellipse। तो रेडियस की जगह अगर आप स्मॉल a यूज करेंगे तो भी ये इक्वेशन काम करेगी। तो यही बताया, द अर्थ विल देन बी एट वन ऑफ द फोकई ऑफ दिस एलिप्स, एक फोकस पर लाई करेगी। 8.38 जो इक्वेशन है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए भी काम करेगी, ये वाली इक्वेशन, जो कि केपलर के लॉ, थर्ड लॉ का एक फॉर्मेट है। सो आई थिंक इस लेक्चर में इतना काफी है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सैटेलाइट की एनर्जी की। तो कौन कौन सी एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी और उसकी फिर टोटल एनर्जी, इसकी हम बात करेंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग।